नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल ICSE स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं। उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग आए हैं चैप्टर 2 के साथ। वन शॉट रिवीजन चल रहा है आप लोगों का। जिसे नहीं पता है मैं बता देता हूँ। आप लोग का जो टर्म 1 चल रहा है, जिसे हम लोग मिड टर्म बोलते हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आपको वन शॉट में सारे चैप्टर को एक बार ओवरऑल समझा दिया जाएगा। यदि आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा। आप आसानी से पढ़कर एग्जाम देने जा सकते हैं। तो चैप्टर 2 में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस का। ठीक है, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर 2 है उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये समझिए। टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज, जिसमें हम लोग डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, अबव टू बी टॉट विथ सुटेबल केमिकल इक्वेशन एज एग्जाम्पल। आपको ये सब एग्जाम्पल के साथ पता होना चाहिए। आगे, एनर्जी चेंज इन ए केमिकल चेंज। ठीक है, एनर्जी चेंज किस तरह से हुआ केमिकल चेंज में। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है और एंडोथर्मिक में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो सर स्टार्टिंग में केमिकल चेंज क्या दिया गया है, तो ये सब बेसिक डेफिनेशंस है। आपका सिलेबस हुआ है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि केमिकल चेंज होता क्या है। तो केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है जिसमें एक सब्सटेंस चेंज होकर किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जिससे उसका प्रॉपर्टीज वगैरह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल चेंज का, कैसे पता करेंगे हम लोग। ठीक है, तो केमिकल चेंज परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। दूसरा, जब केमिकल चेंज होता है तो कंपोजिशन जो होता है सब्सटेंस का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या फिर एनर्जी रिलीज होता है, मतलब एक्सोथर्मिक होता है या फिर एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो सेम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। केमिकल चेंज यदि होगा तो केमिकल रिएक्शंस जरूर हुआ होगा। ठीक है, अब केमिकल जब भी रिएक्शंस होता है तो केमिकल बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है और नया बॉन्ड बनता है। पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल टुगेदर एज इन ए कंपाउंड। अब केमिकल चेंज कब कब हो सकता है हम लोग बोल सकते हैं, तो जब क्लोज कॉन्टैक्ट करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, तब हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है, सिंपली हम बेसिकली बता रहे हैं। ये सब सिलेबस का पार्ट नहीं है जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये समझने के लिए हम लोग को इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशंस के फॉर्म में हो सकता है, जब हम लोग हीट देंगे तो रिएक्शंस हो सकता है, लाइट जब देंगे तो भी रिएक्शंस हो सकता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, खाना बनता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, सिल्वर नाइट्रेट इस सबको हम लोग ब्राउन बॉटल में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है और ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। सेम इसी तरह जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो भी केमिकल चेंज हो सकता है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शंस का जो रेट होता है उसको बढ़ा देता है लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे कोई रिएक्शंस ज़्यादा टेम्परेचर पर हो रहा है या ज़्यादा प्रेशर पर हो रहा है, यदि हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। यदि लेट से होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली इनहिबिटर्स। व्हेन ए कैटलिस्ट एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हो प्रमोटर। कैटलिस्ट क्या करता था, रिएक्शन का रेट को बढ़ा रहा था। जो कैटलिस्ट का भी रेट को बढ़ाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर्स। क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। सब्सटेंस दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहा है, अमोनिया। हैबर्स प्रोसेस में होता है ये, अमोनिया बनाते हैं हैबर्स प्रोसेस में। तो यहाँ पर आयरन जो है वो कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम जो है वो क्या है, प्रमोटर है। आयरन क्या किया, रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया, और मोलिब्डेनम क्या किया, आयरन के एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, मतलब काम और फास्ट हो गया। ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन का जो रेट है उसको घटा देगा, रिटार्ड कर देगा। इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं या फिर इनहिबिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। जैसे फॉस्फोरिक एसिड
रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर को क्या करता है, घटा देता है। रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म डिक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के प्रेजेंस में क्या होता है, घट जाता है। अब कैसे हमको पता चला केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे सबसे पहला गैस का इवोल्यूशन होगा, तो गैस को इवॉल्व करने के लिए हम लोग एक एरो का साइन यूज करते हैं ऊपर, से पता चलता है कि गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे CO2 गैस निकला, Zn प्लस H2 सपोज Zn ज़्यादा रिएक्टिव था तो हाइड्रोजन को लात मार के वहाँ से भगा दिया, मतलब डिस्प्लेस कर दिया, तो खुद उसके जगह पे चल गया, तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पे समझिएगा एफरवेसेंस क्या होता है। एफरवेसेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब गैस बबल्स निकलता है लिक्विड से, तो वहाँ पर जो बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम लोग एफरवेसेंस बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स इन ए लिक्विड ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड एफरवेसेंस। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज ऑफ कलर, कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। प्रिसिपिटेट किसको बोलते हैं, एरो दे के नीचे लिखा हुआ रहता है, मतलब रिएक्शन में जाकर क्या होगा, बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। अगला चेंज ऑफ स्टेट्स हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट्स हो सकता है। एक और आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है सर, केमिकल इक्वेशंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपका स्टार्ट होता है मेन टॉपिक। बेसिकली पहले आपको स्टार्टिंग का पढ़ाया गया था, जो हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का टॉपिक, जो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, जिसको हम लोग सिंथेसिस बोल रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर A प्लस B दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिया, C बना लिया, ठीक है। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में आते हैं। देखिए A प्लस B, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल सबसे सिंपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। आयरन प्लस सल्फर, आयरन सल्फाइड बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया। अब सल्फाइड है तो -2 होगा, आयरन है तो +2 होगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग आयरन सल्फाइड बोल सकते हैं, +2 है तो फेरस सल्फाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फेरस सल्फाइड, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हो गया, सबका एग्जांपल के साथ याद रखना है। ये देखिए आयरन प्लस क्लोरीन मिलकर आयरन क्लोराइड बना लिया, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन -1 में था तो आयरन हो गया +3 में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक। पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे अस और इक। जब कम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो अस बोलते हैं, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो इक बोलते हैं। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड। सेम इसी तरह मैग्नीशियम और नाइट्रोजन रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना लिया, जिसे हम लोग हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस। मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनता है, और नॉन मेटल ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना है Fe2O3 भी हो सकता है और FeO भी हो सकता है। Fe2O3 जब होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। फिर वही है, फिर फेरिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है वो +3 वाला है। FeO जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे Fe जो है वो कितना वाला है, +2 वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्शन NH3 + HCl NH4Cl बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है। KOH जिसे हम लोग कॉस्टिक पोटास बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम है तो सोडा, पोटेशियम है तो पोटास, इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बाजार से जब हम लोग चूना खरीद के लाते हैं पेंट करने के लिए, उसको पानी में डालते हैं तो तुरंत गर्म हो जाता है, और जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो लाएं बाजार से, उसका कॉमन नाम है क्विक लाइम, उसको पानी में डालें तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है स्लैग्ड लाइम।
क्या नाम है, स्लैग्ड लाइम। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, तो आगे चलकर इसी को हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो जो पानी है वो गर्म कैसे हो गया, जो कंटेनर है वो गर्म कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब देखिए जब हम लोग पेंट करते हैं तो 1-2 दिन बाद देखते हैं कि वो साइन करने लगता है, तो क्वेश्चन आता है कि साइन क्यों कर रहा है। तो साइन करने का मेन कारण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बन जाता है, ठीक है। स्लैग्ड लाइम का यूज कहाँ होता है, वाइट वॉशिंग के रूप में। जब स्लैग्ड लाइम अप्लाई करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ साथ में H2O। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी लेयर के कारण ये साइन करता है, द लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड ए साइनी फिनिश। तो याद रखना है, पूछ सकता है कि क्यों साइन करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है उसी के कारण ये साइन करता है। जनरली मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड सब क्या होगा, बेस होगा। और वैसा बेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली। यदि कोई बेस है उसको पानी में यदि घोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ अल्कली का एग्जाम्पल है। नॉन मेटालिक का जो ऑक्साइड होता है वो जब पानी में घुलता है तो एसिड बनाता है, जैसे SO2 H2O के साथ मिला तो H2SO3 बना लिया, सल्फ्यूरस एसिड। सेम इसी तरह SO3 डिजोल्व होगा H2O के साथ तो H2SO4 बना लेगा, और H2SO4 बना लेगा तो इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। P2O5 H2O के साथ रिएक्ट करके H3PO4 बना लिया, फॉस्फोरिक एसिड। ये सब किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, अभी सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। सेम उसी तरह फोटोसिंथेसिस, CO2 और H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बना लिया, साथ साथ में ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ठीक है। लेड सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन मिलकर लेड सल्फेट बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो वाइट कलर का पाउडर हो जाता है, ठीक है। अब लाइट जल रहा है वाइट कलर का, तो पहला रिएक्शन कंप्लीट होता है आपका। दूसरा रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो दूसरा रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब सबसे पहले ही पता चल रहा है टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा, और टूटने के बाद क्या बनेगा, एक नया सब्सटेंस, ठीक है। मतलब उल्टा हो जाएगा, ए था और टूट कर 2 गो में होगा, पहले एगो था अब 2 गो हो जाएगा। पहले क्या था, 2 गो या 3 गो था, वो एगो बन जाता था। The chemical reaction in which a compound is split into 2 or more simpler substance elements or compound is called decomposition reaction। Decomposition, decompose होना, टूटना। अब यहाँ पे जो टूटना है वो अलग अलग तरह से हो सकता है, ध्यान रखना है। हीट के प्रेजेंस में हो सकता है, लाइट के प्रेजेंस में हो सकता है, और इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली सबका अलग अलग टाइप्स दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ठीक है, HgO। इसको जब हम लोग हीट दिए तो ये टूट गया Hg+O2 में, ठीक है। HgO जो था वो सॉलिड फॉर्म में था, ये लिक्विड और ये गैस। ध्यान देना है, स्टेट लिखते हैं तो इससे हम लोग को पता चलता है। S लिख दिया मतलब सॉलिड स्टेट में है, L लिख दिया मतलब लिक्विड स्टेट में, और G लिख दिया मतलब गैसेस स्टेट में। और यदि AQ लिख दिया हम लोग तो वो एक्वस स्टेट में, मतलब वो चीज़ पानी में है। एरो के ऊपर डेल्टा लिख दिया, इसका मतलब इसको हीट रिक्वायर्ड था, मतलब रिएक्शन तभी होगा जब हम लोग इसको क्या देंगे, हीट देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में लेकर जाते हैं तो हम लोग को सिल्वर मिलता है और क्लोरीन में ये टूट जाता है, ठीक है। इसी को AgBr के साथ कर सकते हैं, जिसको हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ध्यान रखना है, AgBr यदि रहेगा तो इसका यूज करते थे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। यदि कोई रील देखा होगा, मतलब कौन सा रील का बात हो रहा है, इंस्टाग्राम और रील का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। पहले जब कैमरा से हम लोग फोटो खींचते थे तो मार्केट में रील्स मिलता था, उसमें जब हम लोग कोई फोटो खींचते थे तो उससे जो निकलता था उसको हम लोग नेगेटिव बोलते थे, जिसमें परछाई दिखता था। सिंपली फोटो का क्या दिखता था, परछाई। फिर उसको साफ करना पड़ता था, तब हम लोग को मिलता था फोटो। उसका बारे में बोल रहे हैं। वो जो रील होता था उसको बोला जाता था कि अभी धूप में नहीं देखने, पहले फोटो खींचने के बाद पहले धूप में नहीं देखना। धूप में देखने से क्या होगा, सनलाइट से रिएक्ट कर लेगा और टूट जाएगा सिल्वर और ब्रोमीन में, इसीलिए बोला जाता था। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट हो गया सनलाइट से, पहला हीट हो गया सनलाइट। अब इलेक्ट्रिक करंट वाला एग्जांपल, H2O यदि है मेरे पास लिक्विड फॉर्म में, और ये भी कैसा, इसमें थोड़ा सा एसिड का मात्रा डाल देते हैं तो इसको एसिडुलेटेड वाटर बोलते हैं हम लोग। इससे जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज होता है और ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है।
हाइड्रोजन यदि हमको 2 लीटर मिलेगा तो ऑक्सीजन हमको 1 लीटर मिलेगा, मतलब 2:1 के रेशियो में टूटता है। हाइड्रोजन कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एक कैथोड पर मिलता है, एक एनोड पर मिलता है, वो अभी हम लोग का टॉपिक नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। पोटेशियम नाइट्रेट है वो टूट गया, पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीजन में। कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। ई इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, FeSO4 वाइट कलर का था, जब इसको तोड़े तो ब्राउन कलर का हो गया, साथ में SO2 और SO3 गैस रिलीज हुआ। फेरस सल्फेट था, किसमें कन्वर्ट हो गया? Fe2O3 में, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। जो फेरस सल्फेट होता है जनरली हेप्टाहाइड्रेट होता है, मतलब इसके पास जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है वो 7 वो होता है। कितना वाटर का मॉलिक्यूल होता है? 7, ठीक है। दिस क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर, ऑन हीटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब दे चेंज टू वाइट। देखिए यहाँ पे FeSO4 था तो वाइट था, FeSO4.7H2 कैसा कलर का था? ग्रीन कलर का, इसीलिए इसको हम लोग ग्रीन विट्रियल्स भी बोलते हैं, ग्रीन विट्रियल, याद रहेगा। Fe2O3 का कलर ब्राउन होता है, साथ साथ में SO2 गैस रिलीज होता है और SO3 गैस रिलीज होता है, ठीक है। अब SO2 और SO3 रिलीज हो रहा है तो यहाँ पर जो स्मेल मिलता है उस स्मेल को हम लोग बोलते हैं पंजेंट स्मेल, और सफोकेटिंग होगा। पंजेंट मतलब बहुत खराब स्मेल होगा, और सफोकेटिंग भी होगा साथ साथ में। सफोकेटिंग मतलब दम घुटने लगेगा, ठीक है। अब इस तरह से जो रिएक्शंस ध्यान रखना है यहाँ पे, a decomposition reaction that is brought about by heat without any recombination or cooling is known as thermal decomposition। मतलब किसी भी तरह का रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, मतलब उल्टा नहीं जा रहा रिएक्शन। बेसिकली कहने पे कि गर्म हुआ तो रिएक्शन हो गया, ठंडा करेंगे तो फिर रिटर्न आ गया, ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। टेम्परेचर देने पर टूट जाता है, टेम्परेचर देने पर क्या होता है? टूट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसी के बारे में बात किया गया कि मेटल का हाइड्रोक्साइड है, तो सबसे ऊपर वाला जो हाइड्रोक्साइड है जैसे पोटेशियम का और सोडियम का, ठीक है, हीट पर ये क्या होता है? स्टेबल होता है, ठीक। मतलब बेसिकली सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो बॉन्ड बना लेता है, टूटता नहीं है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का बात करते हैं तो ये सब का जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है और वाटर वेपर बनाता है। साथ साथ में यहाँ पे जिंक भी है, लेड भी है, आयरन भी है, कॉपर भी है, तो ये सब ऑक्साइड में टूटा और वाटर भी रिलीज हुआ। हाइड्रोक्साइड समझ में आता है ना, OH होगा सब में। लास्ट में मरकरी और सिल्वर का बात करते हैं, तो ये सब मेटल्स टूटता है तो ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स बनता है। मतलब एक तरह से जो ऑक्साइड था ये भी टूट जाता है, तो यहाँ पे ऑक्साइड अलग हो गया। पहले क्या था? ये दोनों में ऑक्साइड क्या था? साथ साथ था, अब वो भी अलग हो गया। सेम इसी तरह मेटल कार्बोनेट में बात करेंगे, तो मेटल कार्बोनेट में क्या होगा? तो मेटल कार्बोनेट में हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि पोटेशियम और सोडियम यहाँ पर भी क्या है? स्टेबल है और वाटर में सॉल्युबल होता है। फिर हम लोग जब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर में आते हैं तो ये सब टूटता है, ठीक है। कार्बोनेट्स ऑफ दिस मेटल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग विथ डिक्रीजिंग विगर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सिल्वर और मरकरी में जाएंगे तो मेटल प्लस ऑक्सीजन में टूटेगा और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। वहाँ हाइड्रोक्साइड था तो H2O बन रहा था, यहाँ कार्बोनेट है तो CO2 बनेगा, ठीक है। मेटल बाइकार्बोनेट यदि है तो बाइकार्बोनेट हीट करने पर कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, साथ साथ में H2O और CO2 रिलीज होता है, साथ साथ में H2O और CO2 रिलीज होगा और कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। अगला इसी तरह नाइट्रेट है, तो नाइट्राइट में और ऑक्सीजन में टूट गया, नाइट्राइट और ऑक्सीजन में टूटा। किसके लिए? पोटेशियम और सोडियम के लिए। आगे यदि हम लोग जाएंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर ये सब के लिए, तो NO2 ऑक्साइड के साथ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला,
और ऑक्सीजन मिला। ध्यान रखिएगा NO2 का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, ठीक है। ब्रोमीन भी मिलेगा तो कहीं पर भी केमिस्ट्री में तो वो भी ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलेगा। जनरली आपका NO2 यहाँ पर देखने को मिल रहा है मेटल ऑक्साइड के साथ NO2 और O2। Hg और Ag रहेगा तो ध्यान दीजिए ये जो Ag है, ठीक है, और ऑक्सीजन में टूटेगा तो ऑक्सीजन में तो टूट ही रहा है और साथ साथ में NO2 भी मिलेगा। NO2 मतलब नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में टूटा, और NO2 यहाँ पे नाइट्राइट में टूटा, मेटल नाइट्राइट, यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटा, ठीक है। इस तरह से डिकम्पोजिशन होता है। ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाला जैसे जैसे हम लोग आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होता है, घटते चल जाता है। इसी तरह हम लोग का खाना भी डाइजेस्ट होता है। पहले स्टार्च रहता है, एंजाइम के हेल्प से ग्लूकोज में टूटता है, फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन के हेल्प से CO2 और H2O में तोड़ता है, साथ साथ में बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। प्रोटीन इसी तरह टूटता है एमिनो एसिड्स में, फैट और ऑयल्स भी टूटता है फैटी एसिड्स में, ठीक है। इस तरह से डिकम्पोजिशन होता है, तभी हो सकेगा। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन से ध्यान रखना है। हम लोग के पास है लेड नाइट्रेट, क्या है, लेड नाइट्रेट, किस में टूट गया, लेड ऑक्साइड में टूट गया। अब जो लेड नाइट्रेट है, अब यहाँ पे NO2 मिला और O2 मिला। अभी बताए थे NO2 का जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्राउन, रेडिश ब्राउन है, देखिए, ठीक है। ऑक्सीजन मिला है, येलो सॉलिड मिला, लेड मोनोऑक्साइड का। मोनो क्यों लिख दिया, मोनो इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना है, मोनो वर्ड इसलिए यूज कर दिया क्योंकि ऑक्सीजन एक होता, कितना था, एक होता, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगला एग्जाम्पल सेम उसी तरह है। ZnCO3 है, ZnO प्लस CO2 में टूट गया। अमोनियम क्रोमेट है, मतलब Cr2O7 है तो डाइक्रोमेट बोलेंगे इसको, तो क्रोमिक ऑक्साइड H2O और N2 में टूट गया। CuSO4.5H2O है, ब्लू कलर होगा, वाटर के साथ है, तो जैसे वाटर लॉस होगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, एनहाइड्रस, पहले हाइड्रस था फिर एनहाइड्रस हो गया। तो जब एनहाइड्रस रहेगा तो कलर व्हाइट होगा, जब हाइड्रस होगा तो कलर ब्लू हो जाएगा। मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसे पता चला हमको रिवर्सिबल है, क्योंकि हम लोग CuSO4.5H2O से इधर भी जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आगे भी गए पीछे भी आ गए, ठीक है। तो इस तरह यदि रिएक्शंस देखने को मिल रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे थर्मल डिसोसिएशन। अ रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्राउट अबाउट ओनली बाय हीट इज थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा था, एक ही स्टेप में हो रहा था, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड हो रहा था, सिर्फ आगे जा रहा था, ये हो रहा था थर्मल डिकम्पोजिशन में। थर्मल डिसोसिएशन में क्या होगा, दोनों होगा, फॉरवर्ड भी जाएंगे और बैकवर्ड भी आएंगे। N2O4 को हीट करेंगे तो NO2 में बन जाएगा, NO2 को कूल करेंगे तो फिर N2O4 बन जाएगा। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, इसको यदि हम हीट करेंगे तो NH3 प्लस HCl में टूटेगा, फिर ही दोनों को कूल करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। NH4Cl वाइट डेंस फ्यूम्स होता है इसका, वाइट डेंस फ्यूम्स होगा, ठीक है। यहाँ पर खत्म हो गया डीकम्पोजिशन। अब हम लोग कैसा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक ओ को हटाकर दूसरा लगा देना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक ओ को हटाना है और उसके जगह पर क्या लगा देना है, दूसरा ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सी जो है वो किसको डिस्प्लेस कर दिया, बी को, लात मार के भगा दिया। देखिए एक एग्जांपल, जैसे जिंक है Zn प्लस H2SO4, इस रिएक्शन को हम लोग समझे थे। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक हाइड्रोजन को लात मार के भगा देगा और उसके जगह पर खुद लग जाएगा, तो ZnSO4 हो गया प्लस H2 हो गया। तो यहाँ से क्या समझते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सी किसको डिस्प्लेस किया है, बी को। इसका मतलब सी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो बी है वो कम रिएक्टिव है। मतलब वही है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो कम पावरफुल को हटा देता है वहाँ से, बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाला को हटा देगा, ठीक। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर सोचिए, क्रिकेट में विराट कोहली है, ठीक है, और दूसरा बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं, श्रेयस अय्यर है। दोनों में से किसी एक को खिलाना है तो टीम किसको खिलाने प्रीफर करेगा, दोनों फिट है तो विराट कोहली को। क्यों, क्योंकि विराट कोहली ज़्यादा अच्छा खेलता है उससे, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है। तो किससे
किसको हटा देगा, लेस रिएक्टिव को। तो श्रेयस अय्यर को क्या किया, हटा दिया। तो मेटल विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ठीक है, जो कम रिएक्टिव है वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होते चल जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन हो जा रहा है। किससे हो जा रहा है, कोल्ड वाटर से। लेकिन जैसे कम रिएक्टिव वाला के पास गया मैग्नीशियम, जिंक, तो वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है लेकिन हीट का जरूरत पड़ रहा है। और आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए मेटल विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। देखिए पोटेशियम ज़्यादा है तो इसको हटा दिया, जिंक ज़्यादा है तो इसको हटा दिया। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देख सकते हैं, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको हटा दिया, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको हटा दिया। अब रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको याद रखने का तरीका, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और यहाँ पर प्लेटिनम जो है वो कम रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको याद करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt। ठीक है, अब हाइड्रोजन को कौन कौन डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ध्यान रखना है। CHAPA, इसको यदि ध्यान से देखिए तो ये दिखेगा आपको CHAPA। तो ये सब बेसिकली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कौन को नहीं कर पाएगा, छापा, CHAPA। तो याद रखना है, छापा है तो छापा है, मतलब यदि ये सब रहेगा तो यही सब बनेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ऊपर वाला यदि कोई रहेगा तो सब क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेगा। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ध्यान रखिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ब्रेटली का नाम सुने, क्रिकेटर जो बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का, उसके नाम पर एक तरीका है, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ब्रेटली याद रखने के लिए, ली के नाना काका ने मांगी अलमारी। उसका शादी होने वाला है तो उसका नाना काका जो है वो क्या मांगता है, दहेज में अलमारी। आगे क्या बोलता है, अलमारी ही चाहिए उसको और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे जिंक के पहले मैग्नीज भी लिख सकते हैं आप, जनरेटर, फ्रिज, इस सब से उसको कोई लगाव नहीं है, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, जनरेटर, फ्रिज, ली के नाना काका ने मांगी अलमारी, जनरेटर, फ्रिज। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए याद हो जाएगा यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ से देखिए, प्रभा नाम की एक लड़की है जो घर में पिटाई है। प्रभा ही कुटी, जो घर में पिटाई है मतलब कूट दिया गया है उसको, तो कुटी होगी आज। अब देखिए कुटाता है तो सब रोने लगता है करके, तो ये करके रो रही है, तो प्रभा ही कुटी होगी आज, सबसे लास्ट में पीटी। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। ये मेटल्स का था। नॉन मेटल्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन जो है मोस्ट एक्टिव है, आयोडीन जो है लिस्ट। नोट में यहाँ क्या है, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। दिमाग में बढ़िया से बैठा लीजिए। ली नाम के कोई भी नाम ले सकते हैं। नाना काका ने मांगी अलमारी, जनरेटर, फ्रिज। फिर प्रभा ही कुटी होगी आज। ठीक है, अब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब जो ऊपर वाला है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऊपर वाला नीचे वाला को हटा देगा यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपका होता है खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो बी और डी दोनों आपस में क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है, देखिए सबसे पहले, this is a type of chemical change in which two compound in a solution react to form two new compound by mutual exchange of radicals। क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स होता है, इसलिए इसको डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं।
अब ये रिएक्शन दो तरह का होता है, पहला प्रिसिपिटेशन और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन। प्रिसिपिटेशन में क्या होगा, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तो केमिकल रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड इन देयर एक्वस स्टेट रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, जिसको हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे सोचिए बेरियम है, +2 चार्ज है, इसके ऊपर -1 है, सोडियम है, +1 है, -2 है, तो प्लस माइनस के साथ जाएगा तो यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा, और ये बेरियम सल्फेट के साथ जाएगा तो BaSO4 बनेगा। तो BaSO4 वाइट PPT बना और NaCl एक्वा सॉल्यूशन के साथ। सेम उसी तरह यहाँ पर होगा, ठीक है। सल्फाइड -2 होता है, इसके ऊपर +1 होगा, SO4 2- होता है और ये +2 होगा। तो E यहाँ से बाहर होगा तो क्या बनेगा, H2SO4, और E दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, CuS, ब्लैक कलर का PPT। सेम इसी तरह यहाँ पर होगा, यहाँ से बाहर होगा NaCl, और यहाँ से Fe और OH मिलकर क्या बन जाएगा, FeOH का होल 2। अब बोलेंगे सर FeOH का होल 2 ही क्यों बनेगा, आप कैसे पता चला? तो ये क्लोरीन -1 होता है, 2 को क्लोरीन है तो -2 होगा, इसका मतलब आयरन +2 है, और OH पे -1 होता है, तो क्रिस क्रॉस वाला मेथड याद कीजिए। Fe2+ है, OH जो है -1 है, तो इसका वैलेंसी 2, इसका 1, तो FeOH का होल 2 हो जाएगा। समझ में आया? तो प्रिसिपिटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, जिसको हम लोग इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बोलते हैं। ये तब बनता है व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड और व्हेन अ गैस इज बबल इनटू ए सॉल्यूशन। सेम उसी तरह यहाँ पर है प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, तो HNO3 बनेगा और AgCl बनेगा, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पर है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऑल्सो अकर विथ इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस के इवोल्यूशन के साथ भी हो सकता है। देखिए FeS + H2SO4, FeSO4 बना, FeSO4 बना, और यहाँ से H2S बाहर हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। सड़ा हुआ अंडा की तरह इसका स्मेल होता है, ध्यान रखना है, ऑफेंसिव स्मेल। देखिए रोटेन एग स्मेल होता है, H2S के बारे में, रोटेन एग स्मेल, सड़ा हुआ अंडा। तो प्रिसिपिटेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है और एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है, और क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। NaOH है, जैसे Na+ है, OH- है, H+ है, Cl- है, तो यहाँ क्या होगा, H और OH H2O बना देगा, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके NaCl बना देगा, तो NaCl हो गया, H2O और वाटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शंस में भी आयन से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे का पोजीशन क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। Cl यहाँ चल गया, OH यहाँ आ गया, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट में होगा, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझते हैं और न्यूट्रलाइजेशन का क्या क्या यूज है। जैसे मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, उसी को हम लोग मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। जब वो काट लेता है तो पेन करने लगता है। पेन इसलिए होता है क्योंकि उसमें एसिड होता है, तो वहाँ पर एक बेस यूज करते हैं, स्लैग्ड लाइम याद रखना है, या फिर बेकिंग सोडा, जिसका कारण एसिड बेस को न्यूट्रल करता है, तो हम लोग का जो जलन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा, हम लोग का पेट में HCl होता है, यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं हम लोग, यदि उसका अमाउंट एक्सेस हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं पेट में एसिडिटी हो गया, और फिर पेट दर्द देने लगता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल 2, जो एक माइल्ड बेस है, जो हम लोग का एसिडिटी को क्या करता है, अच्छा कर देता है, ठीक है। यदि डेफिशिएंसी हुआ HCl का तो हम लोग एसिड लेते हैं ताकि वो अच्छा हो जाए। सेम इसी तरह एसिड दैट इज एक्सीडेंटली स्पिल्ड ऑन टू आवर क्लोथ, यदि क्लोथ वगैरह पे गिर गया तो उसको अमोनिया सॉल्यूशन में डाल देते हैं। स्किन वगैरह पे थोड़ा मोड़ा गिर जा रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेटेड होगा तो उसको तो जला देगा उस स्किन को, ठीक है। तो थोड़ा कम इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट को कम करने के लिए तुरंत पानी से हम लोग धोते हैं, चेहरा हो गया या फिर जहाँ पर स्किन पे गिर रहा है। यदि सॉइल एसिडिक है, मान लीजिए मेरा घर के बगल में खेती करना है और वो एसिडिक सॉइल है, तो एसिडिक सॉइल है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें बेस मिला देते हैं ताकि खेती अच्छा से कर सके, ठीक है। मतलब बेस में क्या यूज कर सकते हैं, चूना। क्या यूज कर सकते हैं, चूना यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये वाला टॉपिक होता है आपका खत्म, और आपका आगे बढ़ते हैं
एनर्जी चेंज के आधार पर। तो पहले ही बताएं कि एनर्जी चेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट, लाइट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। एवरी सब्सटेंस हैज ए फिक्स अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को हम लोग केमिकल एनर्जी बोलते हैं। अब कोई रिएक्शंस या तो तब होता है जब वो एनर्जी गेन करता है, या फिर तब होता है जब वो रिलीज करता है। तो उसके आधार पर रिएक्शन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पहला एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट। गिवन आउट मतलब रिलीज होता है। हीट क्या होता है? रिलीज होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम लोग बर्न किए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ हीट मिला, CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O मिला, साथ साथ में हीट भी रिलीज होता है, फ्यूल्स के तौर पे यूज होता है हम लोग का ये। ठीक है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड वाला जो एग्जांपल बताए थे पहले, सब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, आपको कुछ एग्जांपल याद रखना है। जब एसिड और बेस मिलाते हैं, एक्सोथर्मिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, याद रखना है। ठीक है, हम लोग जब खाना खाते हैं उसके बाद जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को तोड़ने में जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है तो हम लोग को एनर्जी मिलता है। इसका मतलब वो कैसा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो एक नंबर में यदि पूछे आपसे कि रेस्पिरेशन किस तरह का रिएक्शन है, तो बताना है एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन, रस्टिंग, बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल, कैरोसिन, कुकिंग गैस, किसी को भी बर्न करते हैं तो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? जहां पर हीट एब्सॉर्ब होगा। हीट क्या होगा? एब्सॉर्ब होगा। मतलब रिएक्शन तभी होगा जब उसको हीट देंगे। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर रिएक्शंस का बेसिकली आसपास से, मतलब सराउंडिंग से वो क्या किया? हीट को एब्सॉर्ब कर लिया, मतलब आसपास का टेम्परेचर को घटा देगा। जैसे कार्बन और सल्फर, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड तभी बनाएगा जब हम इसको हीट देंगे, नहीं देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO तभी बनाएगा जब हम इसको हीट देंगे। देखिए कि थोड़ा मोड़ा हीट नहीं, 3000 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट तभी टूटेगा जब इसको हीट देंगे 1000 डिग्री सेल्सियस। तो CaO बना, CO2 बना है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटो मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, केमिकल चेंज होगा ही। तो देखिए, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो तब तक नहीं होगा जब तक सनलाइट नहीं पड़ेगा, क्लोरोफिल। तो वो क्या बोलते हैं, प्लांट में जो ग्रीन लीव्स होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये रिएक्शन आसानी से हो जाता है। AgNO3 उसको सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक कर सकते हैं, तो एक में हीट का जरूरत पड़ रहा है। सेम इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का हेल्प से, KCl है, इलेक्ट्रिक करंट दिया तो टूट गया K+ और Cl- में। अगला H2O जो एसिडुलेटेड वाटर था, इलेक्ट्रिक करंट दिया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। इस तरह से देखिए आपका ये दूसरा चैप्टर भी यहाँ पर क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंड हो चुका है चैप्टर, और इस इंड का मतलब भी ध्यान में रखना है। इस इंड को हमेशा इंड नहीं समझना है। इंड मतलब है एफर्ट नेवर डाई। आप यदि एफर्ट कर रहे हैं तो आपका एफर्ट कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर होता है आपका समाप्त। 2 चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है 1 शॉर्ट रिवीजन के साथ। यदि आप पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसे भी आसानी से देख सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आराम से पढ़ाई करते रहें और एग्जाम में अच्छा करते रहें।